वर्क, पावर, एनर्जी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है और एनर्जी होती क्या है। ठीक है, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बात जान लो पूरे चैप्टर के बारे में। ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी पूरा का पूरा चैप्टर स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क भी स्केलर है, पावर भी स्केलर है और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सारी की सारी क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। अब आपसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, कोई भी एनर्जी हो, ठीक है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सारी की सारी एनर्जी कैसी क्वांटिटी होंगी, स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते होंगे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, फिर से देखो, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। ठीक है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा, जो फोर्स की डायरेक्शन में हो, इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है वर्क। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो एक कोई बॉडी है, इसका मास है m। ठीक है, एक सरफेस पर रखी, आपने इसको फोर्स लगाया, इस पर आपने फोर्स F लगाया, इससे इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हो गया, लगाया इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया इस तरफ। ठीक है, तो आप वर्क इक्वल टू क्या लिखोगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। लेकिन अगर आपने इस बॉडी पर फोर्स लगाया कुछ इस तरह से, ठीक है ना, फोर्स आप लगा रहे हैं इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स के करेंगे दो कंपोनेंट। ठीक है, इस फोर्स के करेंगे दो कंपोनेंट, एक होगा थीटा की डायरेक्शन में, कौन सा होगा, एफ कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पर होगा। ठीक है ना, और दूसरा कहां पर होगा, इसके परपेंडिकुलर, कितना होगा, एफ साइन थीटा। अब आप देखो वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्क की डेफिनेशन आपको मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, या वो डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में हो। ठीक है ना, तो कौन से फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा इंटू डी। ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हो एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा वेक्टर याद करो। ठीक है, हमने आपको बताया था अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, ए बी का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और जो ये क्वांटिटी मिलती है हमें, ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो हमें मिलता है ए बी साइन थीटा, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एन कैप। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो आता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, और ये क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो, ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू आता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, ए बी कॉस थीटा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब आप एक स्टेप ऊपर आके देखो। ठीक है, ये लिखा है एफ टी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट बी। ठीक है, तो आप डब्ल्यू इक्वल टू यहां पे क्या लिख सकते हो, एफ डॉट डी। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने पर आता है वर्क। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा वर्क। तो वर्क कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर। क्यों होगी, क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के बाद आती है, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद।
वर्क की एसआई यूनिट है जूल, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो रही है सबको? चलो, इसकी सीजीएस यूनिट होती है आर्ग, सीजीएस यूनिट है आर्ग। ठीक है, 1 आर्ग इक्वल टू होगा 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही है? चलो, अब जूल और अर्ग में भी एक रिलेशन होगा। ठीक है, पहले आपको निकलवा चुके हैं मेजरमेंट में, अब आपको डायरेक्ट याद रखना है 1 जूल इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग। ठीक है, ये आपको रिलेशन याद रखना है, 1 जूल इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग। ठीक है, अब वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट, इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो तो कॉस थीटा होता है पॉजिटिव। ठीक है, इस केस में कॉस थीटा होगा पॉजिटिव, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्क डन कहलाएगा पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड केस में देखो, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा, वर्क डन कितना होगा? 0। ठीक है, थर्ड केस, इफ थीटा ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी। ठीक है, इस केस में कॉस थीटा की वैल्यू होगी नेगेटिव। ठीक है, तो वर्क डन भी होगा नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन नेगेटिव होगा, इस केस में वर्क डन 0 होगा, और इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? देखो, एक तो एक जनरल सी बात होगी इस फार्मूले के हिसाब से, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो कई जगह पता ही नहीं चलता कौन सा फोर्स और कौन सा डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम आपसे बोलें, आपके पास दो मैग्नेट हैं, नॉर्थ साउथ, और ये भी है नॉर्थ साउथ। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा? आपके पास दो मैग्नेट हैं, नॉर्थ साउथ, दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि 0 होगा। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं इसको? ठीक है ना? अब हम आपको एक तरीका बता रहे हैं जिससे आप किसी भी कंडीशन का आंसर सही दोगे। देखो, अगर कोई भी काम आपको जबरदस्ती करना पड़े, बात समझना, एक काम होता है अपने आप हो जाना, दूसरा काम होता है जबरदस्ती करना। ठीक है, तो आप ये बताओ, दो मैग्नेट रखी है, दोनों एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं, तो ये अपने आप आएंगे कि जबरदस्ती लाना पड़ेगा? इतना बता दो हमें। जबरदस्ती लाना पड़ेगा। ठीक है ना? इजीली तो नहीं आएंगे। ठीक है, सही बोला है आप लोग, इजीली। हाँ, सेम बोले, नॉर्थ का नॉर्थ। ठीक है ना? अपने आप तो नहीं आएंगी, आपको पकड़ के मेहनत करके लाना पड़ेगा। और ध्यान रखना, कोई भी काम अगर जबरदस्ती करना पड़े तो काम होता है पॉजिटिव। बस इतना ध्यान रख लो, कोई भी काम जबरदस्ती करना पड़े तो पॉजिटिव, और काम अपने आप हो रहा हो तो नेगेटिव। ठीक है, काम अपने आप हो जाए तो नेगेटिव, या आप ऐसा कह सकते हैं, अगर किसी काम में आपको सफलता मिल जाए, जो काम आप करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव, और काम उसका उल्टा हो जाए तो नेगेटिव। ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल के पास नहीं आएगा, आपने इसको पकड़ के जबरदस्ती इन दोनों के पास में लेके आ गए, वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। ध्यान रखो, वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। ये होगा पॉजिटिव वर्क। ठीक है ना? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? इसके बाद अगर आप इन दोनों को दूर ले गए एक दूसरे से, ठीक है, तो आप ये बताओ, ये तो दूर जाना चाहते ही थे, इसमें आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। अगर इन दोनों को आप एक दूसरे से दूर लेके जाओगे, अगर आप इन दोनों को एक दूसरे से दूर लेके जा रहे हो, ठीक है, जो काम करना चाहते हैं वही काम करने दो, वर्क डन होगा नेगेटिव।
ठीक है ना। और अगर दोनों को एक दूसरे के पास लेके आ रहे हो, वर्क डन होगा पॉजिटिव। ठीक है, ये बात समझ में आ पा रही कि नहीं आ रही? देखो और एग्जाम्पल समझो। आपने क्या किया, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, देखो मान लो ये चौक है, ये चौक है, हमने इसको छोड़ दिया, ये चौक कहाँ चली गई? नीचे चली गई कि ऊपर गई, ये बताओ। नीचे गई, ठीक है ना। अपने आप कहाँ जाना चाहती है? नीचे के ऊपर। चौक को छोड़ने पर अपने आप कहाँ जाना चाहती है? नीचे जाना चाहती है। अब हम इस चौक को पकड़ के नीचे ले गए, ठीक है ना। तो हमारा काम कैसा हुआ? पॉजिटिव के नेगेटिव? हमें नेगेटिव। जबरदस्ती तो नहीं ले जाना पड़ा ना, ठीक है। वो तो जाना चाहती थी नीचे, हम इसको ले गए। लेकिन अगर हम इस चौक को यहां से उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, अब ठीक है ना, अब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, अभी जबरदस्ती लेके जा रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो काम कैसा करना पड़ा? पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव काम कैसा होगा, नेगेटिव काम कैसा होगा, ठीक है। ये बात सारे सारे बता रहे बेटा, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। हो रहा है क्लियर, ठीक है। देखो जीरो की कंडीशन ये है, हम आपसे बोले यार दीवार को थोड़ा सा खिसका दो, इसको थोड़ा धक्का देके खिसका दो, ठीक है ना। और आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने सर की बात को मान लिया और आप दीवार में धक्का लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं धक्का लगाने की, लेकिन दीवार नहीं खिसक रही, ठीक है ना। आपका वर्क कैसा हो गया? जीरो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है ना, ठीक है। देखो एक कुली है, अपने सिर पर सामान रखे है, इसका वेट कहां पर होगा? नीचे, mg। और डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो तो वर्क डन कितना होता है? जीरो। तो इस केस में कुली ने कितना वर्क किया? जीरो, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये जीरो वर्क की कंडीशन हो गई, ठीक है। एक कुली अपने सिर पर सामान रख के फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका वेट कहां लगेगा? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक है। यही होगा फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन ये है mg, डिस्प्लेसमेंट ये है। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ गया? 90 डिग्री, ये वाली कंडीशन बन गई। वर्क डन कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, इसको आप धक्का दे रहे हो, ठीक है ना। तो आप ये बताओ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, आप इस तरफ धक्का दे रहे हैं, ये बॉडी इसी तरफ जा रही है, ऑलवेज नेगेटिव। फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव होगा। फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? आप इस तरफ धक्का दे रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन बनना शुरू कर देगा। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो इतना आप याद रख लो, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन तो हमेशा नेगेटिव होना है, ठीक है। अगर आप किसी बॉडी को किसी सरफेस पे चला रहे हो तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन तो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही? फिर से देखो, अगर आप किसी बॉडी को एक सरफेस पर रखे हो और इसको धक्का देके आप चला रहे हैं, ठीक है ना। आप इस तरफ मूव करवाओगे, फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा? हमेशा जीरो, ठीक है। तो अगर आप किसी बॉडी को किसी सरफेस पे चलाओगे तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हमेशा निगेटिव होगा, हमेशा। बट आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? हाँ नहीं, जीरो नहीं रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। अगर 180 होगा तो cos 180 होता है -1, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? एक दो एग्जाम्पल और देखो। देखो आप कुएं से पानी खींच रहे हो, ठीक है ना। आपने, देखो एक मिनट हम आपको बता रहे हैं। चलो आप ऐसा मान लो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान लो ये बाल्टी है, ये रस्सी है
और कुएं से आप पानी खींच रहे हैं इस तरह से, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप कुएं से पानी खींच रहे हो तो आपके द्वारा किया गया वर्क क्या होगा? आपको पानी जबरदस्ती खींचना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके द्वारा किया गया वर्क होगा पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेविटी का वर्क कैसा होगा? नेगेटिव, ठीक है। ग्रेविटी ने कैसा वर्क किया? नेगेटिव, ठीक है। जब तक आप उसको ऊपर खींच रहे हो तब तक आपका वर्क पॉजिटिव, ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव। लेकिन अगर रस्सी टूट जाए रास्ते में, खींचते खींचते रस्सी टूट गई, आप बाल्टी को खींच रहे थे ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है ना, और इसका मोशन भी अपर डायरेक्शन में है, ठीक है। जब तक आप इसको ऊपर खींच रहे हो या जब तक ये ऊपर जा रही है, आपका वर्क होगा पॉजिटिव। अगर रस्सी टूट गई और बाल्टी नीचे गिरने लगी, ठीक है, तो आपका वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। और ग्रेविटी, ठीक है, और ग्रेविटी का वर्क कैसा हो गया? पॉजिटिव। जो जिस काम को करना चाहता है उसमें सफलता मिल जाए पॉजिटिव, ठीक है, सफलता ना मिले नेगेटिव। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, जो एग्जाम्पल आएंगे अपन उसको और क्लियर करते रहेंगे। अभी आप सिर्फ एक बात याद रखो, कोई भी काम जबरदस्ती करना पड़े पॉजिटिव, अपने आप काम हो जाए नेगेटिव। अगर कांस्टेंट फोर्स है, किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स लग रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं? पहले हम लोग फाइंड करते हैं थोड़ा सा वर्क। थोड़ा सा वर्क निकालने के लिए थोड़ा जो फोर्स है वो हमने ले लिया, साथ में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कैसे लेते हैं? बॉडी यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गई, इसके लिए फोर्स को नियरली मान लिया कांस्टेंट, ठीक है। और इसके बाद कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा? एफ डी एक्स, ठीक है। एक मिनट बेटा, डब्ल्यू इक्वल टू, मान लो अब आप इस बॉडी को x1 से लेके xn तक लेके जाना चाहते हो, तो x1 से लेके xn तक लिमिट लगा दो, एफ डी एक्स, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया, एक बार आप फिर से देख लो। देखो, अगर किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लगे, ठीक है ना, कांस्टेंट फोर्स क्या होते हैं? ऐसे फोर्स जो टाइम या डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज ना हो, ठीक है। फोर्स हमेशा एक सा बना रहे तो वो कहलाएगा कांस्टेंट फोर्स, और फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज होती रहे तो ये कहलाएंगे वेरिएबल फोर्स, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर हमने किसी बॉडी पर कौन सा फोर्स लगाया? अगर बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लगाया तो वर्क इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर बॉडी पर वेरिएबल फोर्स लगाया तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो आप इसको, हम आपको एक और एग्जांपल देके बता रहे हैं। देखो, मान लो एक स्टूडेंट की बात करें, ठीक है। एक स्टूडेंट ए है और इसकी एज है 16 ईयर्स, 16 साल की हो गई है, ठीक है। और इनकी हाइट है 5 फीट 8 इंच, ठीक है। एज है 16 ईयर, हाइट है 5 फीट 8 इंच, ठीक है। लेकिन आज से हम 10 साल पहले जाते हैं। 10 साल पहले इनकी एज थी 6 ईयर, ठीक है। और हाइट कितनी थी? हाइट हमने मान ली इनकी 3 फीट 5 इंच, ठीक है। तो 10 साल में इनकी हाइट इतनी बढ़ गई, ठीक है ना। तो इनकी हाइट डेली थोड़ी थोड़ी बढ़ी होगी ना, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि ये 5 साल तक कांस्टेंट बने रहे होंगे, फिर एक दिन सो के उठे हो तो इनकी हाइट एकदम से बढ़ गई, ठीक है ना। आप ये बताओ, हाइट धीरे धीरे बढ़ती है कि ये धीरे धीरे रोज बड़े होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर दिन की, ठीक है ना, आप सुबह से उठे, आप अपने स्कूल गए, लौट के वापस आए, जैसे ही आप घर पहुंचे वापस, तो आपके घर वाले, आपके मम्मा पापा ये कहेंगे अरे यार तुम एकदम से बदल गए, ठीक है। पहले गए तो थे एकदम छोटे से, बड़े होके आ गए, ऐसा कहेगा क्या कोई? ये बताओ कि जैसे गए थे वैसे ही वापस आओगे। देखो, अगर कोई आपको वैसे ही आओगे, अगर आपको कोई 2-3 घंटे के इंटरवल में देख रहा हो या 5-6 घंटे के इंटरवल में देख रहा हो तो आपके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर इंटरवल छोटा हो, 4-5 घंटे का इंटरवल हो, तो आपको चेंज समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा बिल्कुल कांस्टेंट है। लेकिन अगर आपके कोई रिलेटिव आज से 10 साल पहले आपसे मिले हों, या आप 16 साल के हो, आज से 14 साल पहले आपसे मिले हों, ठीक है, जब आप 2 साल के थे,
ठीक है। तो उन्होंने आपको गोद में खिलाया होगा, ठीक है ना। आज से 14 साल पहले जब आप केवल 2 साल के थे तो उन्होंने आपको गोद में खिलाया होगा। उसके बाद वो आपसे फिर 14 साल बाद मिले और वो ये सोच के आए कि इनको गोद में उठा के खिलाएंगे, तो क्या वो सही सोच के आ रहे हैं? अब वो अब गोद में उठाने लायक नहीं बचे, ठीक है ना। 14 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ जाते हैं, लेकिन 4 घंटे का पीरियड छोटा सा होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, या इतना मामूली सा चेंज होता है कि हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर टाइम पीरियड बहुत छोटा सा हो, ठीक है ना, यहाँ पर हमने पीरियड ले लिया बहुत छोटा सा, ठीक है ना। अगर हम बहुत छोटा सा पीरियड लें तो फोर्स को नियरली कांस्टेंट मान सकते हो। जितना फोर्स इस पॉइंट पर है उतना ही फोर्स दूसरे पॉइंट पर होगा, फोर्स में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो फोर्स में आपको बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर होता है 2 साल से लेकर 16 साल में एकदम से चेंज नज़र आता है, लेकिन 2-3 घंटे के अंदर में चेंज नज़र नहीं आता, जबकि चेंज तो हो रहा होगा, ठीक है। आप हमारी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है। तो अगर अगर वेरिएबल फोर्स है, फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, छोटा सा इंटरवल, और थोड़े से इंटरवल में थोड़ा सा वर्क करना होगा, ठीक है। थोड़े से वर्क को लिखते हैं डी डब्ल्यू, पूरे वर्क को लिखते हैं डब्ल्यू, लेकिन थोड़े से वर्क को लिखते हैं डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इक्वल टू फार्मूला होगा एफ डी एक्स, ठीक है ना। ये थोड़ा सा वर्क है और हम पूरा वर्क फाइंड करना चाहते हैं। तो जब भी हमें कोई छोटी सी क्वांटिटी मालूम हो, आप पूरी क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हो, तो हम उसका करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया, इस साइड हो गया डी डब्ल्यू, इस साइड हो गया एफ डी एक्स, ठीक है। अब अगर आप डी डब्ल्यू की लिमिट लगाना चाहते हो, ठीक है, और डी एक्स इसकी भी लिमिट लगाना चाहते हो, तो यहाँ पर है डी एक्स, इसमें लगेगी एक्स की लिमिट, ठीक है। मतलब वर्क कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना चाहते हैं, तो वर्क हम फाइंड करना चाहते हैं x1 से लेके xn तक। तो dx है तो x की लिमिट लगा दो, और dw है तो लिमिट कौन सी लगेगी, अगर आपने बॉडी को dx पर ही रखा रहने देते, आप लेके नहीं आते, तो वर्क करना पड़ता 0, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आ गए तो वर्क करना पड़ा w, ठीक है ना। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 0 से w। अब आप लिमिट रखोगे, फाइनल वैल्यू अपर लिमिट है वो ऊपर रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू x1 से xn एफ डी एक्स, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया। W आपको यहाँ पर 2 ब्लॉक दिखाए जा रहे हैं, ठीक है ना। एक कैपिटल एम है, एक स्मॉल एम है, एक का मास है कैपिटल एम, दूसरे का मास है स्मॉल एम। नीचे वाले ब्लॉक पर यानी कैपिटल एम पर एक फोर्स लगाते हैं एफ, और दोनों ब्लॉक हमेशा साथ साथ रहते हैं, ठीक है ना। साथ साथ तभी रहेंगे जब इनके बीच में फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक पर तो आप कोई फोर्स लगा नहीं रहे, ठीक है ना। ये साथ साथ कब चले, क्यों चलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हमेशा साथ साथ चलते हैं, ठीक है। इसका एक्सीलरेशन भी गिवन है, ठीक है। जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन भी एक सा होगा, और एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन है ए इक्वल टू एफ ओवर टू एफ ओवर टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ठीक है। ये दोनों के एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको सबसे पहले फाइंड करना है बिगर ब्लॉक और जो सरफेस है इन दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ये देखो, जब ये दोनों ब्लॉक कभी अलग अलग होने ही नहीं है, तो यदि आप चाहें तो इसको एक सिस्टम भी मान सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों ब्लॉक को आप एक सिस्टम भी मान सकते हो, या फिर आप दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है ना। आप इसको चाहो तो सिंगल एक ब्लॉक मान सकते हो, एक सिंगल ब्लॉक जिसका मास है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, किसके लिए, नीचे वाली सरफेस के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही, ठीक है। जब दोनों को अलग अलग होना ही नहीं है तो दोनों को आपने एक सिंगल बॉडी की तरह मान लिया। इसमें फोर्स लगा रहे हैं एफ, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, तभी तो हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है ना।
फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई एफ, इसको F1 लिख लें, ठीक है, फ्रिक्शन हो गया F1। अब आप ये देखो इक्वेशन क्या होगी इसकी, कैपिटल F माइनस F1 इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो रही है। कैपिटल F माइनस स्मॉल f1 m प्लस m इंटू ए। अब हमें फाइंड करनी है F1 की वैल्यू, ठीक है ना। अब हमें फाइंड करना है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, ठीक है। इसको आप देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 इक्वल टू म्यू इंटू आर, आर क्या होगा, इनका कंबाइंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। वेट लगेगा नीचे, कितना लगेगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर, कितना होगा आर, बैलेंस कंडीशन में दोनों इक्वल होंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ठीक है ना। तो F1 इक्वल टू आ जाएगा, इसको अगर यदि आप चाहो तो म्यू1 ले सकते हो, ठीक है ना। म्यू1 R1 की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू होगी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, कैपिटल F माइनस F1 की वैल्यू होगी म्यू1 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दी, इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए की वैल्यू क्या गिवन है आपको, ये है ए की वैल्यू, ठीक है ना। ए की वैल्यू है F/2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा F/2, F/2 आप यहाँ पे ले जाएंगे, F माइनस F/2 कहलाएगा F/2, ठीक है ना। और इस टर्म को आप इस तरफ ले आओ तो कितना होगा, म्यू1 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ठीक है ना। फाइंड करनी है हमें म्यू1 की वैल्यू, तो म्यू1 क्या आ जाएगा, म्यू1 इक्वल टू F/2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ठीक है ना। ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन बिगर ब्लॉक एंड सरफेस, ठीक है। ये इसके ऊपर एक स्मॉलर ब्लॉक है, इसका मास है कैपिटल M, इसका मास है स्मॉल m, ठीक है ना। आप नीचे वाले ब्लॉक पर लगाते हो एक फोर्स F, ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक पर आपने फोर्स लगाया और ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते हैं, ठीक है। देखो आपने नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया, दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते हैं, आपको सरफेस और बिगर ब्लॉक के बीच में फाइंड करना है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। बिगर ब्लॉक स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में फ्रिक्शन हमें फाइंड करना है, दोनों को हमने सेपरेट बनाया, स्मॉल m और कैपिटल M, ठीक है। इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस ये वाली है, ठीक है ना। F1 हम लोग पहले ले चुके हैं, तो इनके बीच में लगने वाले फ्रिक्शन को लेते हैं F2, ठीक है। अब आप ये बताओ इस ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ जाने की है, इस ब्लॉक पे लग रहा है फोर्स, ठीक है ना, इस ब्लॉक पे लग रहा है फोर्स, इसको ये आगे लेके जाएगा। लेकिन एक बात और समझना, दूसरा वाला ब्लॉक पहले वाले ब्लॉक के ऊपर ही तो चल रहा है कि नहीं चल रहा। जो ऊपर वाला ब्लॉक है, जो स्मॉल m ब्लॉक है, वो कहाँ पर किसके साथ चल रहा है, कैपिटल M के साथ चल रहा, इस पर लगा रहे हैं आप फोर्स, और ये भी उसी के ऊपर रखा हुआ चल रहा है, उसी एक्सीलरेशन से चल रहा। तो आप ये बताओ इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा। इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है जो इनको जोड़ के रखा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स इसी की डायरेक्शन में होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसको नाम दे दिया हमने F2, ठीक है ना। इसको ले जाने वाला सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन है, ठीक है ना। नीचे वाले ब्लॉक पर आप फोर्स लगा रहे थे, नीचे वाला ब्लॉक इस फोर्स की वजह से चल रहा था, लेकिन इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा है ये इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, ठीक है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये नहीं चल पाएगा। तो आगे ले जाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, फ्रिक्शन फोर्स। और हमने आपको बताया था फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पेयर में लगता है,
तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F2, ठीक है ना। टेंडेंसी इस तरह की होगी, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ब्लॉक को आगे कौन लेके जाएगा, F2, ठीक है। अब आप इक्वेशन क्या अप्लाई करोगे, F2 इक्वल टू स्मॉल एम ए, यहां तक बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही, F2 इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है ना। F2 इक्वल टू स्मॉल एम, और ए की वैल्यू हमें गिवन क्या थी, कैपिटल F अपॉन 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। तो ये होगा, यही होगी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट D, ठीक है ना। D डिस्प्लेसमेंट के दौरान फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क करेगा, ठीक है ना। तो आप ये देखो, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो दोनों के इक्वल है, ठीक है ना। ऊपर वाला फोर्स, ऊपर वाला ब्लॉक हो या नीचे वाला ब्लॉक हो, दोनों के लिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू F2 है। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या कहलाएगा, W इक्वल टू F2 इंटू डी, ठीक है। F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू है, ये लिखिए F2 की वैल्यू MF2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू टी। फाइंड वर्क डन इन जूल बाई स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक करते हैं। पहले हम इसको पकड़े होंगे, फिर हमने रिलीज कर दिया, तो ये वाला ब्लॉक नीचे आना चाहेगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाना चाहेगा, ठीक है ना। इसको कौन ऊपर लेके जाएगा, टेंशन, ठीक है। इसमें भी टेंशन T होगा, ठीक है। दोनों के वेट लगा लो, इसका वेट होगा 7.2 न्यूटन, इसका वेट होगा 3.6। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब बेटा ये देखो, देखो एक बार समझ लो, इसको ऊपर ले जाना है, वर्क डन फाइंड करना है, तो W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स का मतलब होगा टेंशन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा D ले लिया हमने, D हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। टेंशन भी फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है, दोनों का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, ठीक है। अब आप जिस तरह से भी टेंशन फाइंड करते थे, इक्वेशन बना के आपको टेंशन और एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो इसकी आप इक्वेशन देखो, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसकी इक्वेशन क्या आप बनाओगे, 7.2 माइनस टी इक्वल टू 0.72 ए, ठीक है ना। इसका एक्सीलरेशन ले लो नीचे, इसका एक्सीलरेशन ले लो ऊपर, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, t माइनस 3.6 इक्वल टू आ जाएगा 0.36 ए, ठीक है ना। इन दोनों को सॉल्व करने पर ए की वैल्यू आती है दोनों को आप सॉल्व कर लोगे, ए की वैल्यू आएगी 10/3, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी 10/3, ठीक है ना। और किसी भी एक इक्वेशन में रखकर टेंशन की वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं। टेंशन टी की वैल्यू आएगी 4.8 न्यूटन। ये एक्सीलरेशन आ गया, ये टेंशन आ गया, लेकिन हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो फार्मूला होता है S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट को लिखा है हमने टी, इनिशियल इसको आप पकड़े थे इनिशियली, यू की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या होगी 10/3, ठीक है ना। टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड, 1 का स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 10/6, ठीक है ना। अब आप इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो, तो W इक्वल टू आ जाएगा, टेंशन की वैल्यू क्या है 4.8, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10/6, ठीक है। ये आ जाएगा 8.8 इंटू 10, 0.8 इंटू 10 इक्वल टू आएगा 8 जूल, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा, 8 जूल इसका आंसर होगा। डन बाय ग्रेविटी ऑन बिगर ब्लॉक, ठीक है ना। फोर्स इक्वल टू होता है, सॉरी वर्क इक्वल टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कैसे निकालोगे, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डी, ठीक है ना। मास कितना है इस ब्लॉक का, मास कितना दिया 0.72, एक्सीलरेशन कितना गिवन है, एक्सीलरेशन ये फ्रीली फॉल नहीं हो रहा, ये जी से नीचे नहीं आएगा, ये ए से नीचे आएगा, और ए की वैल्यू कितनी गिवन है 10/3,
ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना के बने बेटा? नहीं बेटा 10/3 होगा यहाँ पे, ये वाला एक्सीलरेशन 10/3 है बेटा, 10/3 है, एक्सीलरेशन 10/3 है। जी तो तब होता है जब फ्रीली फॉल होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक्सीलरेशन होगा 10/3 और डिस्प्लेसमेंट कितना आया 10/6, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो और सॉल्व करने पर ये कितना आएगा 4, ठीक है ना, ये 4 आ जाएगा। ये आ गया 12, ठीक है ना, 0.12, इससे हो जाएगा 10 × 10, ये हो जाएगा 12/3, यह आ जाएगा 4 जूल। इसका आंसर होगा 4 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन बिगर ब्लॉक। और अगर हम आपसे बोले वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन स्मॉलर ब्लॉक W2, ठीक है, इसकी वैल्यू भी देख लो, W2 की वैल्यू क्या होगी। अब आप ये देखो ग्रेविटी चाहती है नीचे आ जाए लेकिन ये जा रहा है ऊपर, ठीक है, तो ग्रेविटी का वर्क कैसा होगा नेगेटिव, ठीक है। फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू m इंटू ए इंटू डी, एम की वैल्यू कितनी है 0.36, ए की वैल्यू क्या होगी जितने से ये नीचे आ रहा होगा उतनी से ऊपर जा रहा होगा 10/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10/6, ठीक है, पूरा ये नेगेटिव में होगा जो भी आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 6 से हो जाएगा 0.06 मल्टीप्लाई करके 6/3 हो जाएगा 2 -2 जूल, ठीक है, ये इसका आंसर होगा।